फ्रेंड्स, तो हम पिछले वीडियो में टॉप 100 मंथली करंट अफेयर क्वेश्चंस एंड आंसर्स के सीरीज में 25 नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। 1 से लेकर 25 नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 25 से 50 नंबर तक। इसी तरह से टोटल 4 वीडियोज़ में करके लगभग आधे घंटे का वीडियो होगा। 2 घंटे में आपका पूरी 1 महीने का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरी 1 महीने का करंट अफेयर सिर्फ 2 घंटे में आपका कंप्लीट होगा। और आप खुद देख रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन का हमने सिलेक्शन किया है जिसके आने की संभावना एग्जाम में 90% बनी रहती है। ठीक है, तो 25 तक हो गया था। अब चले सीधे टॉपिक की ओर, ज़्यादा समय की बर्बादी हम न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। जो बैंकिंग वगैरह के एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए ये तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जनरल लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे देख लीजिए, अगस्त 2023 में मंत्रिमंडल की मंजूरी। मंत्रिमंडल आप समझ रहे हैं, सभी मंत्री जो होते हैं हमारे कैबिनेट में, केंद्र में, जैसे हो गए वित्त मंत्री हो गए और संबंधित जैसे उपभोक्ता मामलों के मंत्री हो गए, तो इनकी एक कैबिनेट होती है। ठीक है, और यही निर्णय लेते हैं कोई भी चीज़ पे। ठीक है, जैसे कोई बिल आता है तो बिल से पहले भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलती है, इसके बाद बिल वो लोकसभा या राज्यसभा में आता है। वैसे ही जब कोई निर्णय लिया जाता है, जैसे अभी सिलेंडर पे कम किया गया, कितने कम किया गया बताइए, तो उसमें मंत्रिमंडल की सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, मंजूरी दी जाती है, घोषणा कर देती है सरकार, इसके बाद मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद वो मिल ही जाता है। जब सरकार जैसे प्रधानमंत्री कोई चीज़ घोषणा कर दी कि मैं सिलेंडर पे 200 रुपये कम करता हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि उनकी मंत्रिमंडल उसमें सहमति न देगी। देखिए, तो उसी में क्या ऑप्शन 1 में क्या है, किस पे मंजूरी पे, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 30 सितंबर 2023 से सभी उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस की बात हो रही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लागत 500 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती को मंजूरी दी है। आपको बताना है सही है गलत है, तो 500 नहीं दिया है, 200 रुपये का कटौती किया गया। ठीक है, 500 रुपये सिलेंडर था, 450 रुपये 2014 में। बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये लगभग 1200 तक पहुँच गया। ठीक है, और उसमें से अब 200 रुपये कम किया जा रहा है, फिर भी 500 रुपये, यानी अभी भी 200% की वृद्धि अभी भी है। ठीक है, तो इसमें 500 नहीं कम किया गया है, 200 कम किया गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी, तकनीकी वस्त्र के लिए स्टार्टअप दिशा निर्देश, ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स, जिसका शॉर्ट नाम क्या रखा गया है, ग्रेट, और फुल नाम ये है। ठीक है, ग्रेट जो है 18 महीने की अवधि के लिए 50 लाख रुपए तक की अनुदान सहायता प्रदान करने को मंजूरी दी गई है। बताना है कौन कौन ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी देख लीजिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया, क्या, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मिशन की उपलब्धि न केवल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की सफलता है, बल्कि भारत की उन्नति और वैश्विक कद का भी प्रतीक है। मतलब इसरो की सिर्फ इसे सफलता के रूप में हम नहीं देखेंगे, इसे ब्रॉड रूप में देखेंगे, यह भारत की उन्नति और वैश्विक कद का भी प्रतीक है। ठीक है, तो आपको बताना था कौन कौन सही है। ए में क्या है, नंबर 1 में केवल ए, और 2 ऑप्शन में क्या है, ए एवं बी, ऑप्शन 3 में क्या है, बी एवं सी, ऑप्शन 4 में क्या है, ए एंड सी, ऑप्शन 5 में क्या है, ए बी सी। तो कौन सा सही है, ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है, बी एवं सी सही है, और ए ऑप्शन गलत है। क्यों, हमने बताया था 200 रुपये सिलेंडर में कम किया गया है, 500 नहीं, इसलिए गलत है। चलिए वही चीज़ें फिर हैं, डिटेल में है, कोई अलग चीज़ें नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बस वही एक चीज़ जो पिछला वीडियो में पार्ट 1 में मैंने बताया भी है, वही चीज़ है। मंत्रिमंडल ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ये चंद्रयान जो सफल हुआ है, सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है, तो इसीलिए 23 अगस्त को ही अब भारत जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में उसे मनाएगा, इसकी सफलता। ठीक है, चलिए आप देखते हैं 27, उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, ठीक है, पेंशन जानते हैं आप, लेखा कार्यालय की ओर से नागरिक पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संवितरण के लिए अधिकृत बैंक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो कौन से बैंक को, बंधन बैंक को, ध्यान रखिएगा, बंधन बैंक को। ठीक है, तो यह CAPA कार्यालय से जल्द ही एकीकृत हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कौन, बंधन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, अगस्त 2023 में मंत्रिमंडल की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे गलत वाले जो ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट करके आंसर के रूप में सही करना है यानी कि गलत ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 32,500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारतीय रेलवे की 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी
और ऑप्शन 2 क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14,903 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को भी मंजूरी दी। ऑप्शन 3 क्या है, केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट वेसल्स के निर्माण के लिए 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। ऑप्शन 4 क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए बस योजना पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी। और ऑप्शन 5 क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और इंडोनेशिया के गृह मामलों के विभाग के बीच पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दी। तो इसमें से कौन सा गलत है, यही 5 वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, गलत आपको चूज करना था। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड और इंडोनेशिया के गृह मामलों के विभाग के बीच पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दी, यह क्या है, गलत है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सीमा बल क्यों गलत है कि ऑस्ट्रेलिया सीमा बल ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, इंडोनेशिया, जबकि यहाँ पर है सही क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रक्षा परीक्षण और संरचना योजना के तहत मानव रहित हवाई प्रणाली अनमैन्ड, ठीक है, एयर सिस्टम जो है एयर ड्रोन सिस्टम के लिए भारत का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है, कहाँ, तमिलनाडु में। ठीक है, किस राज्य सरकार ने, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। ठीक है, अनमैन्ड जिसमें कि व्यक्ति नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा ड्रोन्स होगा जिसमें व्यक्ति नहीं होंगे, उसी को मानव रहित अनमैन्ड बोला जाता है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 30, उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए डिजाइन किया गया एक अनूठा बचत बैंक खाता जीवन धारा लॉन्च किया है। पेंशन भोगियों के लिए एक बचत बैंक खाता सेविंग अकाउंट है जिसका नाम रखा उन्होंने क्या, जीवन धारा। तो जीवन धारा बचत बैंक खाता किसने लॉन्च किया है, तो आप सीधे आंसर में बताएंगे केनरा बैंक। ठीक है, केनरा बैंक, ये पेंशन भोगियों के लिए ही सिर्फ है, लेकिन ध्यान रखिएगा। पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्ति की योजना बनाने वालों के लिए डिजाइन किया गया है एक अनूठा बचत बैंक खाता है जिसमें स्वैच्छिक आधार या मानक सेवानिवृत्ति प्रक्रियाओं पर सेवानिवृत्ति होने वाले सभी कर्मचारी शामिल हैं। इस योजना के तहत पेंशन बैंक पेंशन क्रेडिट की राशि के आधार पर 2 प्रकार प्रदान करता है। डायमंड्स खाता 50,000 रुपये तक के पेंशन क्रेडिट के लिए डिजाइन किया गया है और प्लेटिनम खाता 50,000 रुपये से अधिक के पेंशन के क्रेडिट को पूरा करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, अगस्त 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पश्चिम बंगाल यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन 1 क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के तट पर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड में के सुविधा में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 70A के छठे जहाज भारतीय नौसेना जहाज INS बिंदगिरी को लॉन्च किया। ऑप्शन बी क्या है, INS बिंदगिरी का नाम कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन जितने भी हैं इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि INS बिंदगिरी जो है का नाम कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। यह प्रोजेक्ट 70A अल्फा फ्रिगेट्स के तहत बनाए जा रहे 7 जहाज़ों में से छठा जहाज है। राष्ट्रपति ने कोलकाता के राजभवन में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल अभियान का शुभारंभ किया। तो कौन सा सही चूज करना था, ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो INS बिंदगिरी जो है वो कर्नाटक की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, आप जरूर ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और डिजिटल पब्लिक गुड्स के संग्रह इंडिया स्टैक को साझा करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो ट्रिनिदाद एवं टोबैगो कंट्री ने। ठीक है, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस और डिजिटल पब्लिक गुड्स के संग्रह इंडिया स्टैक को साझा करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किसने किया, ट्रिनिदाद एवं टोबैगो कंट्री ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, किस देश की वायुसेना को हाल ही में भारतीय नौसेना से डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान प्रस्तुत किया है। किस देश की वायुसेना को भारतीय नौसेना से मिला है मतलब। ठीक है, तो श्रीलंका के वायुसेना को। श्रीलंका की इकोनॉमी क्राइसिस अभी चल रही है, उसमें भारत हेल्प किया था। और देखिए यहाँ पे एक समुद्री निगरानी विमान भी श्रीलंका को दिया है भारतीय नौसेना ने। ठीक है, उसका नाम क्या है, भारतीय नौसेना का डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान है। चलिए फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमें
मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने को कोई पैसे लगते नहीं है, तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अगस्त 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने घर्षण रहित क्रेडिट के लिए सार्वजनिक तकनीकी मंच के लिए अपना डिजिटल ऋण पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा विकसित किया गया है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने, अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है, शशिकांत दास ने जनता के लिए एक ही मंच के माध्यम से विभिन्न बैंकों में अपनी लवारिस जमा राशि का पता लगाने के लिए, लवारिस जमा राशि मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति का बैंक में बचत खाता था, वो डेट कर गया, अब उसका कोई भी क्लेम करने वाला नहीं आया कि हाँ, जिस मान लीजिए 500 रुपये किसी के बचत बैंक में 2000 रुपये, कौन क्लेम करने जाता है भाई, इतना झंझट होता है क्लेम करने में। आप उनके पुत्र थे दिखाइए, उनका डेथ सर्टिफिकेट दिखाइए, ये है वो है, तो कौन 1500 के लिए जाएगा। तो ऐसे ही उसको लवारिस राशि कहते हैं, ठीक है। या बहुत लोग होते हैं कि दूसरे बैंक में खाता खुलवा लिया, किसी बैंक में 500 जमा था, छोड़ो हटाओ, ना निकालने जाएंगे ना कोई पता करने जाएंगे, तो वो सब लवारिस राशि में आ जाते हैं। का पता लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उद्गम, उसका क्या फुल फॉर्म हो गया, अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन नामक एक केंद्रीयकृत वेब पोर्टल पेश किया है, ठीक है। इसमें आपको सही ऑप्शन चूज करना है। और रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एलाइड सर्विसेज, ठीक है, और भाग लेने वाले बैंकों ने इस पोर्टल को विकसित करने के लिए सहयोग किया है। तो क्या ऑप्शन सही है, इसमें तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। बाकी डिटेल आप वही बातें हैं देख सकते हैं पॉज करके चाहे तो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड और घर्षण रहित क्रेडिट के लिए सार्वजनिक तकनीकी मंच द्वारा संचालित असुरक्षित सूक्ष्म लघु और मध्यम ऋण लॉन्च करने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ भागीदारी की है। तो कौन सा बैंक, एक्सिस बैंक। देखिए आज का जो ये सेशन है पार्ट 2, इसमें इकोनॉमी रिलेटेड बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है, वो भी सूक्ष्म और गहरी घुस कर है, ठीक है। तो जो बैंकिंग की तैयारी करते होंगे, जो लोग बैंकिंग की तैयारी करते होंगे, या बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अकाउंट्स की तैयारी करते हैं, ठीक है, अकाउंट्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये सेशन आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे तो है सबके लिए ज़रूरी, ठीक है, लेकिन इकोनॉमी के क्वेश्चन आज ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने परमिंदर चोपड़ा को अपनी पहली महिला पूर्णकालिक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। किस कंपनी ने परमिंदर चोपड़ा को अपनी पहली महिला पूर्णकालिक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थी, ठीक है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, CMD जिसको बोलते हैं, नियुक्त किया है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी, ठीक है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, वही जो मिनिस्टर्स की होती है अपॉइंटमेंट कमेटी, उन्होंने ही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने परमिंदर चोपड़ा को अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, ठीक है। चूँकि यह PSU है, ठीक है, PSU है सेंट्रल POC पब्लिक सेक्टर यूनिट, मतलब केंद्र सरकार की जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट है, तो इसलिए केंद्रीय कैबिनेट के जो कैबिनेट नियुक्ति कमेटी होती है वही नियुक्त करेगी, ठीक है। इसलिए यहाँ कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी का जिक्र आया है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी होती तो इसको जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये PSU है पब्लिक सेक्टर यूनिट है, मतलब सरकार की जो हिस्सेदारी जिस कंपनी में 51% ज़्यादा होती है उसे PSU बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बोलते हैं, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। अगस्त 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दी गई सहमति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है। भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम 2023 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की बात हो रही है, और राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों के अनुरूप IIM को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है। और दूसरा, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023 घोषित करता है कि राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग में 33 सदस्य होते हैं। इसका गठन मौजूदा डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को बदलने और दंत चिकित्सा विधेयक 1948 को निरस्त करने के लिए किया जाएगा। ऑप्शन सी, भारत के अपतटीय खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनिमय संशोधन अधिनियम 2023 अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और अधिनियम 2002 में संशोधन करेगा। तो यह है, इसमें संशोधन 2023 के द्वारा किया जाएगा। तो कौन से बिंदु सही है चूज करना था, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। और बाकी आप पॉज करके थोड़ा डिटेल देखना चाहें देख लेंगे। हम चलते हैं 38 क्वेश्चन नंबर की तरफ। अगस्त 2023 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में काम करने वाले सभी इन्फ्लुएंसर्स को निवेश सलाह देने के लिए किसके साथ
मतलब किस नियामक निकाय के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य कर दिया है? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में काम करने वाले सभी वित्त इन्फ्लुएंसर्स को निवेश सलाह देने के लिए, ठीक है, अगर निवेश का सलाह कोई देता है तो किसके साथ उसको पंजीकृत रजिस्टर्ड होना पड़ेगा? तो सेबी के साथ। अब आप ऐसे सलाह नहीं दे सकते हैं, ठीक है, सेबी के साथ आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। देखिए, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने घोषणा की कि निवेश सलाह देने वाले बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में काम करने वाले सभी फिनफ्लुएंसर्स या वित्त इन्फ्लुएंसर्स के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है। नए दिशा निर्देश उपभोक्ताओं को गैर विशेषज्ञों की सलाह के परिणामों से बचाने के लिए, जैसे आप सेबी में मतलब कि शेयर मार्केट में किस में लगाएं कि आपको उछाल आएगा, अच्छा होगा, तो ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे कोई भी सलाह दे देता था कि इस कंपनी के शेयर में उछाल आने वाले हैं, आप यहाँ लगाइए, आप उससे ऑनलाइन हमसे आप सलाह लीजिए, तो इस पे व्हाट्सएप कीजिए, चाहिए कीजिए, तो जितनी भी चीज़ें हैं, तो पता नहीं, आपको तो जानकारी है नहीं कि वो बंदा सही में है, वो वित्त सलाह देने लायक है, एक्सपर्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो उसी से बचाने के लिए आपको नए दिशा निर्देश उपभोक्ताओं को गैर विशेषज्ञों की सलाह के परिणामों से बचाने के लिए क्या गया है कि उसको सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और जब सेबी के साथ रजिस्टर्ड होगा तो उससे सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे कि आपने भाई एक्सपर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह क्या आपने किया है, ठीक है, तो जो नहीं किया होगा वो छट जाएगा, ठीक है। तो जिन इन्फ्लुएंसर्स के पास मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रमाण पत्र, उन्हें अपनी प्रामाणिक विशेषज्ञ स्थिति और अपनी शाख को खुले तौर पर साझा करने की आवश्यकता है। उन्हें नाम और योग्यता के साथ अपना पंजीकरण नंबर प्रदर्शित करना चाहिए। अन्य वित्तीय सलाह के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा से लाइसेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने या कंपनी सचिव पद धारण करने जैसे उपयुक्त शाख की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो और वित्तीय सलाह जैसे इसमें निवेश, किसमें, बैंकिंग क्षेत्र, और इसमें जो निवेश करने के लिए आपको सेबी से, और अन्य जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी के बीमा कंपनी में निवेश करने की सलाह देते हैं तो उसके लिए इरडा से आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। और चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे कि मान लीजिए कि इनकम टैक्स रिलेटेड आप कोई भी चीज़ आप सलाह देते हैं कि आप इनकम टैक्स कैसे रिटर्न भरें, इनकम टैक्स किस पे लगता है, नहीं लगता है, आपने ज़मीन बेची उस पर पैसे आए तो उस पर आपको क्या टैक्स लगेंगे, गेन टैक्स उसको बोलते हैं, कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपने ज़मीन खरीदी और बाद में उसे बेची तो उस पर जो मुनाफा है उस मुनाफे पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है, जिसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। तो इसका सलाह वगैरह लेने के लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलते हैं, तो वो सब को भी अपने रजिस्ट्रेशन अलग अलग अथॉरिटी के पास करानी होती है। वैसे ही अब शेयर मार्केट वाले जो सलाह देंगे उनको अब सेबी के साथ उनको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पीआर शेषाद्री को। क्वेश्चन नंबर 40। अगस्त 2023 में भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर प्रबल अन्य रिवॉल्वर की तुलना में दोगुनी रेंज के साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में लॉन्च की गई थी। स्विंग रिवॉल्वर का निर्माण किस कंपनी ने किया है ये आपको बताना है। तो कंपनी का नाम क्या है देख लीजिए, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। अगस्त 2023 में भारतीय सेना ने पहला स्वाति मार्क 2 माउंटेन वेरिएंट वेपन लोकेटिंग रडार शामिल किया। भारतीय सेना की बात हो रही, ठीक है, जो माउंटेन और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए एक हल्का और कम्पैक्ट संस्करण वेपन लोकेटिंग रडार है। स्वाति MK2 माउंटेन वेरिएंट वेपन लोकेटिंग रडार किस कंपनी ने विकसित किया है ये बताना है आपको। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्या है, एक वेरिएंट वेपन लोकेटिंग रडार है, स्वाति मार्क 2, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL, ठीक है, भेल नहीं, एक भारत है इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड होता है, ठीक है। ये जो है ट्रांसफार्मर वगैरह है बनाती है, लेकिन ये BEL है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 42। किस देश का लूना 25 मिशन हाल ही में विफल हो गया क्योंकि अंतरिक्ष यान नियंत्रण से बाहर हो गया और प्री लैंडिंग कक्षा की तैयारी में समस्या के बाद चंद्रमा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो किसका था लूना? रूस का लूना 25, ध्यान रखिएगा। ये भी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे 21 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास उतरने का अनुमान था, ठीक है। और 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान मिशन उसी के अवसर पर मनाया क्या जा रहा है अब
भारतीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है और इसको 21 अगस्त के चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव उतरना था। हमारा चंद्रयान भी ध्यान रखिएगा दक्षिण ध्रुव पे ही उतरा है और ऐसा करने वाला मतलब दक्षिणी ध्रुव पे यान उतारने वाला भारत अभी पहला देश बन गया। और चंद्रमा पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया अब बताइए? भारत, रूस, चीन के बाद कौन है? चौथा देश बन गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। एनटीपीसी लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य या यूटी में यूनियन टेरेटरी में भारत की पहली हाइड्रोजन बस परीक्षण शुरू किया? हाइड्रोजन बस परीक्षण एनटीपीसी ने तो किस में? लद्दाख में हाइड्रोजन से बस परीक्षण मतलब बस शुरू कर दिया है, बस चलाना। ठीक है, एनटीपीसी ने। क्वेश्चन नंबर 44। किस देश की महिला फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंग्लैंड को हराकर फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन महिला विश्व कप 2023 जीता? किस देश की महिला फुटबॉल टीम ने? तो बताइए। स्पेन की महिला फुटबॉल टीम जो है इंग्लैंड को हराकर और महिला विश्व कप 2023 जीत लिया है फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। चलिए 45। अगस्त 2023 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है? ऑप्शन ए देख लीजिए क्या है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार में है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में 108 पंखुड़ियों वाले कमल नेलुम्बो न्यूसीफेरा की एक अनूठी किस्म NBRI नमो 108 का अनावरण किया। और NBRI नमो 108 को वैज्ञानिक एंड औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ यूपी द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन सी। केंद्रीय मंत्री ने पारंपरिक एलोवेरा की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक जेल उपज के साथ एक नया एलोवेरा संस्करण NBRI निहार भी पेश किया। तो कौन सा सही है? तीनों ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46। अगस्त 2023 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर संशोधन नियम 2023 को अधिसूचित किया जिसमें 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की परिपक्वता के आय की गणना के लिए 11 US ये नियम निर्धारित किया गया जिसमें प्रीमियम की राशि कितना लाख रुपये से अधिक है जिस पे लागू होगा? आपको बताना है कितना लाख रुपये से अधिक होगा? 5 लाख रुपये से जब अधिक होगा। ठीक है, देखिए वित्त मंत्रालय ने राजस्व विभाग के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने आयकर में संशोधन किया 16वां नियम 2023 अधिसूचित किया जिसमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की परिपक्वता पर प्राप्त राशि के संबंध में आय की गणना के लिए नियम 11 US ये निर्धारित किया गया जिसमें प्रीमियम की राशि 5 लाख रुपये से अधिक है और ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियाँ 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद जारी की जाती हैं उस पर अलग होगा। ठीक है, यदि भुगतान किया गया वार्षिक कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी की गई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियाँ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10D के तहत परिपक्वता लाभ पर छूट के लिए पात्र होंगे। हालांकि 5 लाख रुपए से अधिक प्रीमियम वाली पॉलिसियों की परिपक्वता आय पॉलिसी धारक की आय में एकीकृत होगी और प्रासंगिक आयकर दरों के अधीन होगी। मतलब यदि 5 लाख रुपए से अधिक आपका सालाना प्रीमियम है, एक साल में 5 लाख रुपए से अधिक यदि आप जमा करते हैं LIC में या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में, तो बाद में जब परिपक्व होगा, मैच्योर होगा, आपको जो मुनाफा मिलेगा उस मुनाफा पर जो आयकर की प्रासंगिक दर उस टाइम में चलेगा वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन 5 लाख से नीचे है तो आपको पता है कि इस पर जो बीमा से आपको प्राप्त होता है लाभ उस पर आयकर नहीं देना होता है, बेनिफिट होता है LIC के पैसे पर। ठीक है, चाहे कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी LIC की बात नहीं, आप चाहे रिलायंस का लें, बजाज का लें, तो उस पर यह छूट होता है, नियम होता है। लेकिन बैंक से जो मैच्योर मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना होता है। वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10D कुछ उल्लिखित मानदंडों के अधीन बोनस आवंटित सहित लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से प्राप्त राशि के लिए आयकर से छूट प्रदान करती हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। धारा 10 है, 10D है। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में प्रथम महाराष्ट्र उद्योग पुरस्कार 2023 में उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो रतन टाटा साहब को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? EYDI, जिससे आपका आधार कार्ड जो है, तो किसे नियुक्त किया गया? नीलकंठ चौधरी को अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है, 49। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने
किस राज्य के धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य को भारत के 54वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में मंजूरी दे दी? आप ध्यान रखिए, करंट अफेयर का है, बाघ अभ्यारण्य आता है तो ये चूँकि करंट अफेयर का है, इसे जल्दी मान्यता मिला है NTCA के द्वारा, तो यह जरूर आएगा कि धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य कहाँ है। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में 54वां, मतलब टोटल अब 54 बाघ अभ्यारण्य भारत में हो गए इसे बनने के बाद। ठीक है, इसका थोड़ा सा देख लीजिए डिटेल अब, नया है तो। यह जंगल 1058 वर्ग किलोमीटर, कोर क्षेत्र का 368 वर्ग किलोमीटर और बफर क्षेत्र का 690 वर्ग किलोमीटर। कोर क्षेत्र मतलब इतना दूर घना जहाँ पे बाघ लोग विचरण करते हैं, ठीक है। और बफर क्षेत्र मतलब 690 किलोमीटर, जो जैसे इतना दूर मिला के हो गया 368 किलोमीटर, ठीक है, 368 किलोमीटर, 690 किलोमीटर। और जो इसका परिधि में हुआ बाहर का, इसमें जनरली बाघ आते नहीं हैं, लेकिन कभी घूमते फिरते आ सकते हैं कभी कभी, तो इस क्षेत्र को बफर क्षेत्र बोलते हैं, लेकिन मेन क्षेत्र ये है, ठीक है, कोर क्षेत्र हो गया में फैला हुआ है, ठीक है। वर्तमान में इसमें 9 बाघ हैं, 9 बाघ हैं, ठीक है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से बाघ लाए गए थे, ठीक है। और भारत के किस बाघ अभ्यारण्य में रखे गए थे बताइए? कुन्नू, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आपको बता दें कि उसमें से लगभग 20 बाघ लाए गए थे, जिसमें से 9 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। और इस पर बहुत हंगामा भी हो रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी बाघ लाए थे तो देखो शेर लाया चीता, चीता है वो, बाघ नहीं चीता है एक्चुअली, तो मोदी जी को शेर से तुलना कर रहे थे कुछ न्यूज़ चैनल वाले, और बता रहे थे कि देखो शेर ने लाया चीता। अब विपक्ष वाले कह रहे हैं कि उसमें से 9 बाघ चीता की मृत्यु हो चुकी है, तो अब शेर को जवाब देना चाहिए उस पर कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो चलिए पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन आपको जानकारी रखना चाहिए कि नामीबिया से जो चीता लगे थे वो कुन्नू नेशनल पार्क में रखे गए थे, MP के। यहाँ मेरा कहने का उद्देश्य ये है, ठीक है, कुन्नू नेशनल पार्क। चलिए इस वीडियो का लास्ट 50 देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे 51 से 75 तक, और उसके नेक्स्ट में 75 से 100 तक। और इस तरह से टॉप 100 मंथली करंट अफेयर क्वेश्चन आपके टोटल 4 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें कि VVI क्वेश्चन ही होते हैं, जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए तो 50 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने थ्रेया थावीसिन को 30वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया? श्रेथा थावीसिन, तो ये थाईलैंड के हैं, ठीक है, थावीसिन थाईलैंड, ऐसा भी आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये 30वें प्रधानमंत्री के, मतलब 30वें प्रधानमंत्री वहाँ के बनने वाले कौन हो गए? श्रेथा थावीसिन, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए हम यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें शेयर भी कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो ला सकें। तो चलिए, थैंक यू।